ये शाहीन बाग, ये किसान आंदोलन, ये दुनिया भर में जो प्रॉब्लम है, ये इसलिए नहीं है कि भारत की सत्ता के ऊपर कोई हिंदूवादी लीडर बैठ गया है। मैं नहीं मानता, ये इशू नहीं है। उनका प्रॉब्लम क्या है और उसकी जड़ कश्मीर में थी। अंकुर भाई, मैं मानता हूं कि 370 हटने से सब कुछ नहीं बदला, मानता हूं मैं इस बात। 712 के बाद पहली बार आपने अपना होश संभाला है और आपको लगता है कि हम भी हैं यार, हमारा भी कोई स्टेक है, या सिर्फ हम जीएसटी देने और इनकम टैक्स देने के लिए। इसलिए 370 हटी तो मैं आज भी उसे कई कारणों से डिफेंड करता हूं। 370 भारत में, गणतंत्र भारत में, लोकतंत्र भारत के अंदर एक इस्लामिक स्टेट थी जिसे भारत के संविधान ने मजबूत किया उस वक्त के मुसलमानों के दबाव में। मुझे याद है आपकी वजीर आला चिल्ला चिल्ला के कहती थी 370 को अगर छुआ तो हम 1947 जैसे हालात कर देंगे। मैं इस बात को इस तरह भी कह सकता हूं, उसने ये चुनौती दी, एक मुख्यमंत्री होते हुए कह रही थी ये बात कि झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर। लेकिन पूरा समाज जो बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता है, विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर, राजनीतिक लोगों को छोड़ दीजिए, जो समाज, आम समाज है जिसका कोई कमिटमेंट नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो क्यों नहीं बोला? ये बीमारी हमें क्यों है कि हमारी लड़ाई कोई पड़ोसी लड़ेगा, हमारी लड़ाई आएंगे भगत सिंह लड़ेंगे, सुभाष लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। हम तो लड़ाई जब हो चुकी होगी तो पद लेने के लिए खड़े हो जाएंगे कि अब हम आ गए। लेकिन 1947 की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में पिछले 70 सालों में एक इनविजिबल, न दिखने वाली एक पैरेलल सत्ता इस देश में चल रही थी जिसका जिक्र कम होता था, लेकिन वो बराबर आपके साथ थी। इसलिए 370 जब हटी तो इस इनविजिबल सत्ता का पहला गढ़ ढहाया गया। इसलिए लोगों को तकलीफ है कि मोदी के आने से देश में कोई नई बात नहीं हुई है। मोदी के आने से पहले आप बदल गए हैं और आपको अपने होने का एहसास होने लगा है। इसलिए आपके चलने का अंदाज बदल गया है, गाने सुनने का अंदाज बदल गया है और भाषण सुनने का अंदाज बदल गया है। इसीलिए शायद आप मुझे सुन रहे हैं, और कुछ नहीं है, अभी बहुत थोड़ा सा बदला। लेकिन वो ये जानते हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है, पूरा यूरोप आपके बारे में लिखता है कि सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद से पूरी दुनिया में कोई देश लड़ सकता है, उस देश का नाम है भारत। वो ऐसे ही नहीं कहते, ये कंक्लूजन उनका किसी बुनियाद पे है, भावना पे नहीं, क्योंकि आप एक लंबे समय से इस इस्लामिक आतंकवाद से बिना दिखाई दिए लड़ रहे हैं, डेली लड़ रहे हैं। क्या अंकुश शर्मा, अंकित सक्सेना, रिंकू शर्मा, इनकी हत्या इसलिए हो रही है कि इनकी शर्ट पैंट पसंद नहीं थी मुसलमानों को, इनका रंग पसंद नहीं था मुसलमानों को। मई 2014 से लेकर के 2019 दिसंबर तक एक डाटा बनाया है, इसमें सब कुछ है। किस गली में, किस मोहल्ले में, किस तहसील में, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस स्टेट के अंदर कौन सा हिंदू मारा गया, किस मुसलमान ने मारा, किस डेट में एफआईआर हुई। 23 मई 2014 से दिसंबर 2019 तक पूरे देश में 161 हिंदू मुसलमानों की मॉब लिंचिंग में मारे गए। ये आपको नहीं पता, इसे बताना कम्युनलिज्म है, अखलाक की बात करना सेकुलरिज्म है।
जुनैद की हत्या मुसलमान की हत्या है और रिंकू शर्मा की हत्या लॉ एंड ऑर्डर है। आप इस देश के दुश्मनों के बनाए नैरेटिव को चला रहे हैं, क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा नहीं है हम कह क्या रहे हैं। तो जब तक यहां ठीक नहीं होंगे जमीन पे कुछ ठीक नहीं होगा। इसलिए मुझे खुशी है कि आपके बीच में एक युवा है जो लगातार इन मामलों को उठा रहा है। आप सबको उसकी ताकत बनना चाहिए। हमें ये छोटे छोटे नहीं साहब एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, हिंदू वोट बट जाएगा। जो हिंदू किसी काम का नहीं उसका हम क्या अचार डालें? ये हमने ठेका ले रखा है। पिछले 50 साल से सड़ी गली हिंदू राजनीति इस देश में हो रही है, आपके सूबे में हो रही है। 370 में कितनी बार धरना प्रदर्शन किया उन हिंदू एमएलए जो एमपी ने यहां की? कितनी बार आपने विधानसभा का घेराव किया? कितनी बार आपने घेराव किया कि ये 200 जो वाल्मीकि आए हैं इनको नागरिकता नहीं दी जा रही? 5 लाख लोग जो बैठे हुए थे आपके राज में, किसने उनके बारे में सुना? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका हमें बड़ा घमंड है। और हम वोट डलवाने के लिए अगर किसी पहाड़ी पे एक भी वोटर रहता है तो वह हमारा इलेक्शन कमीशन जाता है। लेकिन जम्मू के अंदर 5 लाख लोग जो यहां 70 साल से बिना नागरिकता के रह रहे थे, उस पे दिल्ली पे कभी शाहीन बाग आपने बनाने की कोशिश की? क्योंकि हम स्वार्थी लोग हैं। अभी अनाउंस कर दे एक धरना होने जा रहा है, सबकी 10-10 हजार रुपए सैलरी बढ़ेगी, हम लोग बैठ जाएंगे। अपने अंदर की बीमारियों को पहचानिए। क्यों 100 करोड़ लोगों को कोई महत्व नहीं देता इस देश में, और क्यों 20-25 करोड़ लोगों के सामने सरकारें झुकती हैं, न्यायपालिका झुकती है, पुलिस झुक जाती है। इसलिए बार बार मैं अपनी बातों में एक ही बात कहता हूं कि देश और राष्ट्र का फर्क जिस दिन आप करने लगेंगे उस दिन आप सारी बीमारियों को दूर कर देंगे। देश एक जमीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना है, उसकी न्याय व्यवस्था चलाने के लिए कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, एक संविधान है, एक प्रधानमंत्री है, एक सरकार है। ये देश की कल्पना। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र न संविधान से चलता है, न पुलिस से चलता है, न सेना से चलता है। राष्ट्र मेरे सरोकारों से चलता है, संवेदनाओं से चलता है, सरोकारों से चलता है, आस्थाओं से चलता है, संस्कृति से चलता है, इतिहास से चलता है। लेकिन यह समाज अपने सरोकारों को, अपनी आस्थाओं को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाता है। और एक कमजोर और लालची समाज हमेशा कोशिश करता है कि वो काम खुद न करे, कोई दूसरा करे। और इसकी मिसाल देता हूं मैं कि आप गिनती में 100 करोड़ हैं। किसी ने आपसे यह आह्वान नहीं किया कि आप जाके किसी का घर तोड़ दीजिए, लेकिन आप 100 करोड़ होते हुए भी इतने कमजोर होते हैं कि सही बात भी है जो संविधान में भी है, आप उसे भी नहीं लागू कर पाते। वो 25 करोड़ है, 30 करोड़ है, एक अलग विषय हो सकता है, गिनती ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन एक शाहबानो नाम की महिला जो इस्लाम के जितने ठेकेदार स्कूल हैं, चाहे अहले हदीस हो, देवबंद हो, बरेलवी हो, वो सब जगह जाकर के इस्लाम के हिसाब से तलाक चाहती थी। उस महिला को तलाक नहीं मिला। वो महिला भारत के सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप भारतीय नागरिक हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान, इससे कोई मतलब नहीं है, आपने अर्जी दी है, आपको तलाक के ऊपर फैसला हम देंगे। ये हमारे पॉइंट से तो हो सकता है, लेकिन उनके पॉइंट से क्या था? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने एक 70 साल की महिला को 14 रुपए या 16 रुपए का उनको वो मिलना था। क्या कहते हैं उसको? मेंटेनेंस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन वो 25 करोड़ लोग ये जानते थे कि अगर हमने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को और संसद को अगर ये करने दिया तो ये लड़ाई फिर हमारे घर तक जाएगी।
लिहाजा ये जानते हुए कि फैसला तो ठीक है, लेकिन हम इसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो एक रास्ता खुल जाएगा। लिहाजा आजाद भारत में सबसे ताकतवर सरकार बनी। 409 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राजीव गांधी के संसद में। इंदिरा गांधी की हत्या पर सहानुभूति से इतने ही एमपी बने थे, 545 में से। 409 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सरकार, आधुनिक प्रधानमंत्री, कंप्यूटर युग का प्रधानमंत्री, मुसलमानों ने दबाव बनाया, संसद ने उस फैसले को पलट दिया। इसको कहते हैं समाज की सामूहिक शक्ति। आप 100 करोड़ हैं, लेकिन आप किसी सच बात के लिए, अच्छी बात के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए कभी नहीं खड़े होते। लोग संसद द्वारा पास किए हुए एक कानून के खिलाफ खड़े हो गए, जिससे उनका कोई मतलब नहीं था। वो कहीं किसी उसमें गर्दिश में नहीं आ रहे थे, लेकिन खड़े हो गए क्योंकि वे जानते थे कि हम इन्हें इतना डरा दें, इतना डरा दें, ऐसा ना हो। अभी तो बाहर वालों से कागज मांग रहा है, अगली बार हमसे ना मांग ले कहीं, इसलिए डरा दो। जो कमजोर समाज होता है, जो डरपोक समाज होता है, जो लालची समाज होता है, वो कायर भी होता है। और कायर समाज जब हो जाता है तो राज सत्ता कैसे आपकी आस्थाओं में इंटरफेयर करती है। हिम्मत नहीं है भारत के सुप्रीम कोर्ट की कि वो ये कह सके कि आप जब कुरान मजीद उतरा, वो आसमानी किताब नीचे आई, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि लाउड स्पीकर पे अजान देना। उसमें तो नहीं था, तो लाउड स्पीकर नहीं बना था। आप एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, इस समाज के कुछ कायदे कानून हैं, तो आप क्यों भाई रात के 10 बजे और सुबह 4 बजे लोगों की नींद खराब करेंगे। ये मजहबी मामला आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता। मेरी नींद मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। आपको इसे क्यों उठाएं, कोई और उठाए। इसलिए वो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं तो आप रास्ते में खड़े हो जाते हैं। अरे कितने दिन तक खड़े होंगे, कभी ना कभी तो कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा भाई। इसलिए उन्होंने समझ लिया है कि भारतीय समाज डरपोक और कायर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हजारों हजारों साल की एक परंपरा डेवलप हुई, जो हमारी आस्थाओं से जुड़ी हुई, जो साइंस की कसौटी पर एकदम 24 कैरेट की है। और एक 100 करोड़ समाज सबरीमला में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेस करने से नहीं रोक पाया। और सुप्रीम कोर्ट को सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस नजर आता कि उन्हें वहां जेंडर जस्टिस चाहिए था। पूरा समाज खामोश है। इसलिए राष्ट्र को बचाने की आवश्यकता है। राष्ट्र ही मेरी पहचान है, नहीं तो इस देश में करोड़ों बांग्लादेशी इल्लीगल चोर उचक्के डकैतों को भी नागरिकता मिल जाती है।